नमस्कार साथियों। आज मैं गोदान भाग 2 में गोदान उपन्यास में जो पात्रों के मुखारबिंद से प्रमुख कथन कहे गए हैं उन्हीं की चर्चा करूंगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कथोपकथन होते हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं चुनिंदा कथनों का एक संग्रह मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। पहला कथन है साथियों, पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत में दिखाए तो मेहमान ही हैं। ये साथियों झुनिया का कथन है और झुनिया गोबर से संवाद कर रही है और झुनिया बता रही है कि अगर पड़ोसी ही है और साल भर में एक बार अपना चेहरा दिखाए तो मेहमान ही कहा जाएगा। तो ये झुनिया का कथन है साथियों। इतना कट वचन क्यों कहती है धनिया। गोदान उपन्यास में दाता दीन का कथन है, जब धनिया हीरा से झगड़ा करती है तो उस समय दाता दीन और गांव वाले सब इकट्ठा होते हैं। धनिया को यहाँ पर दाता दीन संबोधित कर रहे हैं कि इतना कट वचन नहीं कहना चाहिए। साथियों अगला कथन है, जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। ये होरी का कथन है साथियों। और होरी अपनी पत्नी धनिया से कह रहा है। ये उपन्यास के प्रथम अनुच्छेद में आया है यह कथन, इसे आप लोग जानते रहिए। साथियों गोदान उपन्यास में कुल 36 अनुच्छेद हैं, 36 अध्याय हैं, तो पहले ही अध्याय में आया है। संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपनी बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। साथियों ये अवध प्रांत का एक गांव है शेमेरी, जहां के जमींदार हैं राय साहब अमरपाल सिंह। राय साहब ये होरी से कह रहे हैं, आज अपने दिल की बात ये होरी से बता रहे हैं। साथियों उसी क्रम में राय साहब कहते हैं, लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्द लाए। साथियों राय साहब का कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है साथियों। अगला कथन है, जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार। तो साथियों जौ और गेहूं ये अन्य हैं और ये रवि की फसल में आते हैं, पैदा होते हैं। तो यहाँ पर होरी कह रहा है, जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसलिए ना कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं, जौ हम लोग खाते हैं। तो साथियों ये होरी का कथन है। यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। साथियों ये होरी का कथन है, अपने पुत्र गोबर को समझा रहा है होरी, और यहाँ पर कर्म की, प्रारब्ध की, भाग्य की महिमा को होरी बता रहा है। अगला कथन है साथियों, कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं? हम में आदमियत कहाँ है? आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं, जुतने के लिए पैदा हुए हैं। साथियों होरी का तर्क है और होरी भोला से कह रहा है। भोला एक गाय बैल का व्यापारी है और उसी से होरी कह रहा है। इसी भोला के यहाँ से साथियों एक चितकबरी गाय लेकर आए थे होरी। तो इसे आप लोग जानते रहिए साथियों। अगला कथन साथियों, औरत को भगवान सब कुछ दें, रूप न दे, नहीं वह काम में नहीं, काबू में नहीं रहती। साथियों ये कथन चौधरी का है। चौधरी बांस काटने वाला एक व्यापारी है और बांस काटने आया है और उसी समय हीरा की पत्नी पुनिया झगड़ा करती है। तो उसी समय चौधरी कहता है कि औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती। अब साथियों अगला कथन है, अब फिर मार धाड़ न करना, इससे औरत बेशर्म हो जाती है। साथियों ये होरी हीरा से कह रहा है। होरी अपने छोटे भाई हीरा को समझा रहा है, क्योंकि हीरा बराबर पुनिया अपनी पत्नी को मारता रहता है। तो यहाँ पर बड़ा भाई अपना कर्तव्य, अपना ज्ञान
अपना अनुभव बता रहे हैं छोटे भाई को कि फिर मारधाड़ न करना, इससे औरत बेशरम हो जाती है। अगला कथन है साथियों, भिक्षुक जब तक 10 द्वारे न जाए उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुओं को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली मिलते हैं, फिर बदले में देता क्या है, आशीष, और आशीषों से किसी का पेट नहीं भरता। साथियों ये कथन हायर के परीक्षा में पूछा जा चुका है और गोदान उपन्यास में झुनिया जो कि भोला की पुत्री है और यही इसी से गोबर विवाह करता है, तो झुनिया का कथन है साथियों। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। साथियों ये मेहता का कथन है। यहाँ बी मेहता दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं और बी मेहता बताते हैं कि जिसे दुनिया आश्चर्य समझती है, सच पूछे तो आश्चर्य अज्ञान का विषय है। जब किसी चीज़ को आप जान जाते हैं तब उसका आश्चर्य समाप्त हो जाता है। अगला कथन है साथियों, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। यहाँ पर मेहता फिलासफर हैं और एक बड़ी फिलासफी की बात करते हैं। वे प्रकृति प्रदत्त फिलासफी की बात करते हैं कि असमानता शुरू से है, यह प्रकृति का नियम है। जैसे दिन और रात, सुख और दुख, उसी तरह से छोटे और बड़े यह प्रकृति ने बनाया है। समानता लाना यह कोरा आदर्श है, ऐसा मेहता मानते हैं साथियों। अगला कथन है, लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया वह क्या लिखेंगे। ये पंडित ओमकार नाथ का कथन है साथियों। पंडित ओमकार नाथ राय साहब के लेखन क्षमता पर उन्हें संदेह है और यहाँ पर राय साहब को लेकर के तीखी आलोचना करते हैं पंडित ओमकार नाथ और ये बताते हैं जिसके अंदर वेदना है, विरह है, पीड़ा है, दर्द है, वही लिख सकता है। बाकी जो सुख का भोग करने वाला व्यक्ति होता है वह कलम का सिपाही नहीं हो सकता। अगला कथन है साथियों, हमारे नाम बड़े हैं प्रदर्शन थोड़े। ये राय साहब का कथन है। राय साहब जो है कह रहे हैं कि नाम तो हम लोगों के बड़े बड़े हैं लेकिन दर्शन थोड़े हैं। अगला फिर कथन है साथियों, जी हाँ, फिलासफर अगर मोह पर विजय न पा सके तो फिलासफर कैसा। ये मालती जो कि इंग्लैंड से डॉक्टर पढ़ाई पढ़ के आई है, उसका कथन है कि अगर जो सच्चा दार्शनिक होता है वह मोह माया से परे होता है। अब मोह माया में अगर फंसा हुआ व्यक्ति वैरागी नहीं हुआ, विरक्त नहीं हुआ तो फिलासफर कैसा। ये मालती का कथन है साथियों। अगला है, विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजड़े में बंद कर देता है। ये साथियों मेहता का तर्क है विवाह को लेकर के। विवाह तो आत्मा और जीवन को पिंजड़े में बंद कर देता है। फिर इसका प्रतिक्रिया जो है खन्ना देते हैं कि बंधन और निग्रह थ्योरियां हैं, नई थ्योरी है मुक्त भोग। तो ये खन्ना का कथन है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसे आप लोग गौर करिएगा। अगला कथन फिर है साथियों, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन हैं। माने यहाँ पर मेहता ये बताते हैं विवाह से पहले आप स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के, लेकिन जब आप विवाह कर लिए फिर उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को रहता है न स्त्री। यहाँ पर ये तलाक पर विमर्श कर रहे हैं, विवाह विच्छेद पर इनका तर्क है और समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। तो बहुत न्याय संगत बात यहाँ पर ये कर रहे हैं साथियों। जब हमारे प्रोफेसर का यह हाल है तो यूनिवर्सिटी का ईश्वर ही मालिक है, ऐसा मानना है खन्ना का साथियों कि जो हमारे प्रोफेसरों को इतना दांव पे जाता है तो यूनिवर्सिटी का ईश्वर ही मालिक है। अगला कथन है साथियों, मैंने अपने धर्म की थाती मिस मालती के कोमल हाथों में सौंप दी। मुझे विश्वास है उसकी यथोचित रक्षा करेगी। उनके चरण कमलों में इस प्रसाद पर मैं ऐसे 1000 धर्म को न्यौछावर कर सकता हूँ। साथियों ये गोदान उपन्यास में पंडित ओमकार नाथ का कथन है। पंडित ओमकार नाथ एक वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं और ये मीट मांस मदिरा ये का सेवन नहीं करते, लेकिन मालती के एक आग्रह पे इन्होंने झमाझम मदिरा का गिलास खाली करना शुरू कर दिया और जैसे मदिरा का एक घूंट इनके गले के नीचे उतरा और मदिरा का नशा चढ़ा, वैसे ये पंडित जी अपने फुल फार्म में आ गए और कहे कि 1000 धर्म को मैं मालती के चरण कमलों में न्यौछावर कर सकता हूँ। ये ब्राह्मणत्व धर्म, ये वैष्णव धर्म क्या है। अगला कथन साथियों, नव युग की देवियों की यह सिफत है, वह मर्द का आश्रय नहीं चाहती,
उनसे कंधा मिलाकर चलना चाहती हैं। यहाँ पर ये मेहता का तर्क है साथियों, क्योंकि कहीं न कहीं मेहता एक ऐसे विचारक हैं जो यूरोपीय सभ्यता और यूरोपीय संस्कृति का जो भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पड़ रहा है, विशेषकर महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में, उसी को ये बता रहे हैं। अगला कथन है साथियों कि बस बस वह देवी है मैं मान गई, उसके वक्ष में उभार है, नितंबों में भारीपन है, देवी होने के लिए क्या और क्या चाहिए। साथियों ये मालती का कथन है। मालती और मेहता के साथ शिकार करने गई है और वहाँ पर एक आदिवासी युवती मिलती है और वह आदिवासी युवती जब पानी में नदी में भीग जाती है एक पक्षी पकड़ने के चक्कर में, फिर जब वो पानी से निकलती है तो उसका यौवन उभरा हुआ है और उस पर मेहता की नज़र है। तो उसी समय मालती जो है कहती है कि बस बस वह देवी है। क्यों? क्योंकि मेहता का कहना था कि ये साक्षात देवी है, इसके अंदर के गुण अनुकरणीय है, लेकिन मालती उसी समय कहती है कि बस बस वह देवी है, मान गई, उसके वक्ष में उभार है, नितंबों में भारीपन है, देवी होने के लिए क्या और क्या चाहिए। तो यहाँ पर साथियों मालती पढ़ी लिखी है, इंग्लैंड से पढ़ लिख कर आई है, डॉक्टर की पढ़ाई कर चुकी है और आधुनिक महिला है। लेकिन महिलाएं कितना भी पढ़ी लिखी हों, लेकिन महिलाओं को लेकर के जो एक भाव होता है वह उसमें ईर्ष्या भाव ही समाहित है। मैं किसी की लौंडी नहीं हूँ बाई जी, तुम बड़ी हो, अपने घर की बड़ी हो, मैं तुमसे कुछ मांगने तो नहीं जाती, मैं गाड़ी लेने न जाऊँगी। ये जब मालती उसको बहुत तंग करती है, बहुत भर्त्सना उसकी करती है, तो वह युवती आदिवासी लड़की भी उसकी प्रतिक्रिया करती है कि मैं तुम्हारी कोई लौंडी नहीं हूँ बाई जी, और अगर तुम बड़े घर की हो तो अपने लिए हो, मेरे लिए नहीं। फिर साथियों अगला है, पहले का अनुभव यही बता रहा था कि कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेती। यहाँ पर साथियों ये मुंशी प्रेमचंद कह रहे हैं, ये होरी सोच रहा है ऐसा, ये कथानक में आया है। अनर्थ नहीं अनर्थ का बाप हो जाए, मैं बिना लाला को बड़े घर भिजवाए मानूंगी नहीं, 3 साल चक्की पिसवाऊंगी, 3 साल। साथियों ये धनिया का कथन है। धनिया का जब ये पता चलता है कि गाय सुंदरिया गाय को जहर देने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा देवर हीरा है, तो वह क्रोध में अपने पति होरी से कहती है कि सुबह होने दो, दरोगा बुलाऊंगी, उसे 3 साल के जेल करवाऊंगी। अगला कथन है साथियों, खाली झूठी कसम वंश का अंत हो जाए, बूढ़े जीती रहे, जवान जीकर क्या करेंगे। साथियों जब पंचायत जुड़ती है और जब होरी यहाँ धनिया को मारता है और कहता है कि तू ये क्या कह रही है, तो उस समय यहाँ गोबर जो है खड़ा हो जाता है सामने होरी के, और चूँकि होरी पंचायत के बीच में झूठी कसम खाने लगता है कि मेरा भाई निर्दोष है, तो उस समय गोबर जो है कहता है झूठी कसम मत खाओ। क्यों? कि झूठी कसम खाने वालों का वंश का अंत हो जाता है। अगला कथन है साथियों, घर के प्राणी रात दिन मरे और दाने दाने को तरसे, लत्ता भी पहनने को मैसर न हो, और अंजल भर कर रुपये लेकर चला है इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत, जिसके घर में चूहे लोटे वह भी इज्जत वाला है। साथियों ये धनिया फटकार रही है होरी को, क्योंकि होरी को अपने मर्जाद की बड़ी चिंता है, और आज धनिया जो है उसे एकदम यथार्थ का चित्रण करा देती है कि तुझे दिखाई नहीं देता मेरी फटे हुए साड़ी, मेरे फटे हुए वस्त्र, तेरी बेटी सोना का फटा हुआ वस्त्र, एक टाइम भोजन के लिए घर में अन्न नहीं है और तू उस मर्जाद और इज्जत की बात करता है। तो यहाँ फटकार लगाती है धनिया। अगला कथन है साथियों, देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारे अकल की दौड़, गरीबों का गला काटना दूसरी बात है और दूध का दूध पानी का पानी करना दूसरी बात है। साथियों यहाँ धनिया अकेले एक ऐसे वीरांगना के रूप में पूरे गांव का विरोध जो पंचायत करने आए थे, चाहे झुमरी सिंह रहे, दाता दीन रहे, पटेश्वरी रहे हो और नोखे राम रहे हो, सबको ललकारती है, सबको जो है अपने तर्कों से डपटती है और अपने तेजस्वी व्यक्तित्व को वह सामने रखती है। साथियों अगला कथन है, तुम बड़ी हो, माता जी पूज्य हो, पुत्र माता के ऋण से 100 जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, लाख जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, करोड़ जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता। साथियों ये गोबर का कथन है। गोबर जब अपने घर से भगा है और लखनऊ जा रहा है, तो उस समय वह एक रात कोदई के यहाँ रुकता है। तो कोदई की माँ को वह समझाता है और कहता है कि पुत्र जो है अपनी माँ के ऋण से
मुक्त नहीं हो सकता। साथियों, अगला कथन है, मेरे जेहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजबानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। साथियों, ये स्त्री विमर्श पे और स्त्री को लेकर के भाषण मेहता जी दिए हैं गोदान उपन्यास में, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। स्त्री को लेकर के सबसे ज़्यादा बहस मेहता करते हैं। साथियों, स्त्री पृथ्वी की भाग्यवान है, शांत संपन्न सही। सुना है पुरुषों में नारी के गुण आ जाए तो वह महात्मा बन जाता है, और नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो उल्टा हो जाती है। साथियों, ये मेहता कह रहे हैं मिर्जा से। और साथियों, यहाँ पर मेहता एक ऐसे भारतीय आदर्श नारी की कल्पना करते हैं जो मालती के अंदर वह गुण नहीं दिखाई देता, जबकि मालती इस समय आकर्षित है मेहता के व्यक्तित्व से, लेकिन मेहता एक दार्शनिक और एक भारतीय नारी की कल्पना करते हैं जो मालती के अंदर वह गुण नहीं में है। तो इस तरह से साथियों, इस उपन्यास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कथोपकथन थे जो मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं, और इसका भाग 3 में बनाऊंगा साथियों। तो जो भी महत्वपूर्ण रहेगा मैं उस भाग 3 में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।